गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मिशन लच सीरीज का अगला सेट और इस सेट में 30 बेहतरीन प्रश्न लेकर के मैं एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। 30 बेहतरीन प्रश्न, 30 बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। खटाखट लाइव आ जाइए सभी लोग, ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, बढ़ते हैं मिशन लच सीरीज के आज इस नए सेट के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? मतलब मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसमें जो मानवाधिकार के सिद्धांत हैं आपके भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, प्रश्न का ये मतलब है। अनुच्छेद 12 से 51 ए, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 ए, अनुच्छेद 12 से 51। तो इसमें देखिएगा सिंपल सी बात है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड, इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपका जो मानवाधिकार से संबंधित बातें हैं वो आपकी किस अनुच्छेदों में हैं। तो हमें पता है कि भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 जो आपका भाग 4 जो है वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये है जो आपका दिया गया है 36 से 51 में। 36 से 51 में ये मैंने 2 क्यों लिखा? देखिए इसमें जो भाग 3 है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें आपके अधिकारों की बात की गई है। और भाग 4 में जो है आपका 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ऐसे तत्व हैं जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फायदा जनता को होगा। ठीक, तो इसमें दोनों आपके जो ये चैप्टर हैं ये मुख्य रूप से किसको देख करके बनाए गए हैं? आपको जनता, पब्लिक को देख करके बनाए गए हैं। तो इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपके संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में देखने को मिलती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है, आप अनुच्छेदों से दिया गया है तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 51। जिसमें भी पब्लिक की बात होगी वो इससे मैच खाएगा। इसलिए इन दोनों चैप्टर में जनता की बातें हैं, जनता की सुविधाएं हैं और इनका अनुच्छेद है 12 से 51। पूरा जो है भाग 3 और भाग 4 इसमें आपको जो है ये सब बातें मिलेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। तो ये आपका जो थर्मल पावर स्टेशन है, ये आपका थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है? ठीक, ये यहाँ पे जहाँ पर तापीय ऊर्जा, जहाँ पर किसका निर्माण हो? तापीय ऊर्जा का। और तापीय ऊर्जा जो बने वो किससे बने? कोयले से बने। और यही आपकी ऊर्जा, आपको बता दें कि भारत की वर्तमान समय में लगभग भारत की 40% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक, आप जो भी बिजली का उपयोग करते हैं उसमें आपका 40% आपका तापीय ऊर्जा से ही आता है की पूर्ति। ठीक, तो इसमें जो आपका पूछा जा रहा है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन पूछा जा रहा है जो आपका उत्तर भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट था। उत्तर भारत का पहला थर्मल प्लांट था, थर्मल पावर प्लांट था जो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में, जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में कालाकोट ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? कालाकोट ब्लॉक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मिशन लच सीरीज के। खटाखट इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए जितना हो सके। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभ की संलयन, नाभ के विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। ठीक, पृथ्वी पर जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं
जो ऊर्जा हमको कन्वर्ट होकर के मिलती है वो है सौर ऊर्जा, और इस सौर ऊर्जा को जो है पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हमें देते हैं। तो इस ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। ठीक, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो इसका जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वह है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 अणु आपस में मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये 4 अणु आपस में जुड़ रहे हैं। नाभिक का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें सूर्य की ऊर्जा पूछा गया है, इसमें सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे परमाणु बम हुआ, एटॉमिक बम हुआ, इन सब में जो परमाणु भट्टी हम लोग अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बनाते हैं, उसमें जो हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं वह नाभिकीय विखंडन होती है। लेकिन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लास्ट तक क्लास से बने रहा करिए और 30 क्वेश्चन को कैलकुलेट किया करिए कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। अगला क्वेश्चन, डिएगो गार्सिया यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ठीक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है, इस पर हमने चर्चा खूब की है। मूंगा चट्टान से बना द्वीप, मूंगा चट्टानों से बना द्वीप है, मूंगा चट्टानों से बना द्वीप है। ठीक, पैर के आकार का द्वीप है। ये किसके आकार का है? पैर के आकार के, पैर के पंजे के आकार का, पैर के पंजे के आकार का बना द्वीप है। ठीक, और इसकी क्या खासियत है? ये एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा भी है, नौसैनिक अड्डा द्वीप भी है। मतलब यहाँ से हिंद महासागर पे नज़र रखी जा सकती है, और मैंने उत्तर बता भी दिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण न्यायाधिकरण। ठीक, तो कल मैंने इस पर चर्चा की थी, तो उससे अगर आप लोग आंसर दे सकते हैं तो दीजिए। ठीक, वैसे मैं बताऊंगा आपको। ठीक, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर आपसे कोई कहे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा, पर्यावरण के लिए सबसे मजबूत आपका जिस संगठन को बनाया गया भारत में, वो आपका एनजीटी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। और इसके निर्णय को मैंने कल या परसों, जो भी क्लास मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने बताया था इसके निर्णय की अवहेलना किसी के द्वारा नहीं हो सकती। तो आप ये समझ सकते हैं कि पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था आप कह सकते हैं, पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था या संगठन आप इसको कह सकते हैं, भारत में ये स्थापित है। ठीक, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 साइंस का क्वेश्चन है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, बोमेंस कैप्सूल, सीलिया, विली, एल्वियोली। ठीक, तो छोटी आंत का उंगली की तरह छोटा हिस्सा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सूक्ष्म हिस्सा होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको इस तरह से भाषा में दिया गया था, तो मैंने ऐसे ही ले लिया है। ठीक, तो छोटी आंत का वह हिस्सा जो बहुत छोटा होता है, बहुत महीन होता है, जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, उसको बोला जाता है निम्न में से कौन? बोमेंस कैप्सूल, सीलिया, विली, एल्वियोली। ठीक, तो जब हमने पाचन तंत्र में हमने जाना है कि हमारे भोजन का जो है सबसे अधिक पाचन जो होता है, अधिकांश पाचन छोटी आंत तक हो जाता है। तो जब पचा हुआ भोजन यहाँ पर छोटी आंत में पहुँचता है, पचा हुआ भोजन जब कहाँ पर पहुँचता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन्हीं छोटी आंत की दीवारों में अनेक विली संरचना होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसांकुर, और यह विली संरचना
पोषक तत्वों को, पचे हुए पोषक तत्वों को सोख लेती है, स्पंज की तरह काम करती है और इसको सोख करके जो है आपके पचे हुए भोजन को किस में मिला देती है, रक्त में। और ये रक्त के माध्यम से पचा हुआ भोजन जो हो जाता है वो पहुंचता है कहाँ तक, कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक पहुंचता है। और इस पचे हुए भोजन से के दहन से कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइकेन डॉट 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 प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, संबंध का एक उदाहरण है परभक्षिता, प्रीडेटिज्म, असहभोजिता, एमेंसेलिज्म, सहभोजिता, कमेंसेलिज्म, सहजीविता, सिम्बायोसिस। ठीक, तो लाइकेन जो है वो किस चीज़ का, किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है। ठीक, जैसे हम लोगों ने जो है अगर विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा होगा सहजीविता। ठीक, साथ साथ जीवन व्यतीत करना, साथ साथ जीवन व्यतीत करना। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका सहजीविता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ठीक, लाइकेन कोई पौधा नहीं है, एक युग्म है, एक युग्म है। जब कोई कवक एक नया प्रकार, जब कोई कवक किसी शैवाल के साथ साथ जीवन व्यतीत करता है तो बनी हुई संरचना ही क्या कहलाती है, लाइकेन कहलाती है। बनी ही संरचना क्या होती है, लाइकेन कहलाती है। और ये लाइकेन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये लाइकेन जो होता है आपका पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक, इंडिकेटर भी माना जाता है, प्रदूषण का संकेतक भी माना जाता है। ठीक, आपकी प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर भी इसी से बनाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार की सहजीविता को लाइकेन जो है शैवाल और कवकों के आपस में सहयोग से बनी हुई संरचना है। और ये किसका उदाहरण है, सहजीविता की, सिम्बायोसिस की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहजीविता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। इन चारों में से आपको ये बताना है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है। तो हमारा जो सबसे पहला वायुमंडल की परत है वो आपकी कौन सी है, क्षोभ मंडल, जो लगभग मानी जाती है 15 किलोमीटर तक, 0 से 15 किलोमीटर तक। ठीक, नॉर्मली ये माना जाता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है इस तरह के प्रश्नों में। ठीक, 15 से 50 आपका समताप मंडल है, 15 से लगभग 50 समताप मंडल माना जाता है, समताप मंडल माना जाता है। और इसी मंडल में आपकी पाई जाती है कौन सी परत, ओजोन परत, ओजोन परत, जिसकी सबसे ज़्यादा मोटाई पाई जाती है 20 से 35 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 20 से 35 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा मोटाई पाई जाती है। और ये ओजोन परत हम सभी को पता है कि जो आपकी जो सूरज की किरणें होती हैं उसमें परावैंगनी किरणें भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारे स्किन को, हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाती हैं। यह ओजोन परत उसको क्या करती है, रोक लेती है। ठीक, रोक लेती है। और यदि इस ओजोन परत, जैसे हम लोग ओजोन छिद्र सुने हैं, ओजोन छिद्र क्या है, तो ओजोन छिद्र मतलब कहीं पे हिस्सा, कहीं छेद नहीं है, वो है ओजोन छिद्र जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। ओजोन छिद्र जो हम लोग चर्चा करते हैं, तो ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन की परत का पतला हो जाना, ओजोन की परत का पतला हो जाना, परत का पतला हो जाना। ठीक, और इसमें प्रमुख भूमिका जिन गैसों की होती है उन्हें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका फ्रियॉन गैस है जो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी तक एक भी नहीं आया था। ठीक, संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, संसद की कार्रवाई से संबंधित प्रश्न है। सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है।
सही है या गलत, ये आप बताइए। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। ये भी सही है गलत, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या हैं आपके, ए और बी दोनों ही नहीं, पहला ऑप्शन है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, केवल बी, तीसरा ऑप्शन केवल ए, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये दोनों काम संसद के अधिकार में आते हैं। सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का भी अधिकार है, सही है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्य जो बैठते हैं, अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है, बिल्कुल राइट है। ठीक, तो ये दोनों सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्वेश्चन जितना भी बड़ा होता है, आज से जो मेरा अनुभव रहा है जीएस में, क्वेश्चन जितना भी बड़ा होगा बस उसको समझने की देर है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? फाहियान, वेनसोंग, अश्वघोष, वसुमित्र। ठीक, तो ये दो चीनी यात्रियों से संबंधित प्रश्न है, फाहियान और वेनसोंग, और जिसमें आपको ये बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था। तो भारतीय स्थलों का दर्शन करने, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने, बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए आने वाला चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन था? फाहियान था, जो 399 ईस्वी में आया था और लगभग 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक, और वेनसोंग जो है ये आपका किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, खटाखट आंसर देते रहिएगा, वीडियो को झूम कर शेयर करिए। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य के राज्यपाल को, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, देखिए राज्य विधानमंडल में मतलब आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती है। विधानसभा एवं विधान परिषद, इनमें चारों में से कौन व्यक्ति इन दोनों जगहों पर बोल सकता है? ठीक, तो देखिए इनको ये राइट नहीं है, इनको भी ये राइट नहीं है और इनको भी राइट नहीं है। राइट किसको है? राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य के महाधिवक्ता, और यहीं पे याद रखिएगा राज्य के महाधिवक्ता एवं मुख्यमंत्री को ही, ये दो पद ही ऐसे हैं जिनको विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने का राइट है। ठीक, और इस राज्य के महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है? राज्य सरकार का एडवोकेट होता है, राज्य सरकार का एडवोकेट या विधिक सलाहकार, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार ये होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, वैसे राज्यों में भी जो है एक मंत्री की नियुक्ति की गई है, एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जिसे महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के महाधिवक्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नूनो दा कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, पुर्तगाली जब आपके भारत में आए तो इन्होंने भारत में जो इनका पहला गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, तो इसने दिमाग लगाया और ये आपका आया था जल यात्रा के, जैसे पुर्तगाली हमारे यहाँ जो है समुद्र के रास्ते आए थे, तो इसने समुद्र पर नियंत्रण करने की पॉलिसी शुरू की, समुद्र पर नियंत्रण की नीति प्रारंभ की। और इसका मानना था कि यदि हमारा समुद्र पे नियंत्रण होगा, यदि हमारा समुद्र पर नियंत्रण होगा तो हम भारत को कब्जे में किए रहेंगे। और यही पॉलिसी ये लास्ट तक बना के रखे और आपके गोवा दमन द्वीप को भी आपके स्वतंत्रता के बाद वापस करके गए हैं। तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में आए, और इन्होंने पूरे पश्चिमी समुद्र तट पर जो है एक छत्र राज की जो है नीति अपनाई थी। इसी कारण इस नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर, नीला पानी। और नीला पानी किसका होता है? समुद्र का। तो इसकी नीति शुरू करने वाला जो आपका पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, महापौर,
जिलाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, नगर पालिका आयुक्त। ठीक, तो नगर निगम है क्या? ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि आपके यहाँ राज्यों में जो है स्थानीय स्वशासन है, जिसको हम लोग गांव में पंचायतों के माध्यम से देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में हम पंचायतों के माध्यम से देखते हैं, और ये शहरों में स्थानीय स्वरूप जो है नाम से जाना जाता है नगर पालिका के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका के नाम से। ठीक, शहरों में हम ये देखते हैं। अब जो छोटे शहर हैं वहाँ पे तो नगर पालिका का नाम नगर पालिका है, लेकिन बड़े शहरों में इस नगर पालिका का नाम है नगर निगम। इसे क्या कहते हैं? नगर निगम। ठीक, तो छोटे शहरों में जो नगर पालिका होती है उसका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है, लेकिन बड़े शहरों में जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष नगर निगम अध्यक्ष कहलाता है, या उसका नाम है महापौर या मेयर। ठीक, अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो इसकी जो अध्यक्षता करेगा नगर निगम की बैठकों की, तो वो आपका व्यक्ति कौन होगा? महापौर या मेयर उसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर या मेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? एम.आर. जयकर, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। डिप्रेस्ड मतलब दबे हुए, क्लासेस मतलब वर्ग, दबे हुए वर्गों के लिए जो पहली जो पार्टी बनाई गई वो आपका जो किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई उसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, और वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने ही डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी वर्ष 1930 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, अपने आंसर को लास्ट तक आप बना के रखिए और मिलाया करिए कि 30 क्वेश्चन में हमने आज कितना किया है। हमको ना बताइए, लेकिन यह है कि आप बगल में नोट करते रहिए। संसाधनों का उपयोग करने की एकदम जीएस का एकदम ट्रू वैल्यूएशन करिए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन विकास, सतत विकास, संसाधन संरक्षण। ठीक, देखिए क्या है, संसाधनों का उपयोग करिए, ठीक, और भविष्य के लिए भी संरक्षित करिए। ठीक, तो दोनों काम आपको अगर साथ साथ करने हैं और तो इस विकास को एक नाम दिया जाता है, इस विकास को कहा जाता है सतत विकास। क्या कहा जाता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और पूरी दुनिया इस समय जिस विकास पर काम कर रही है वो सतत विकास ही है, क्योंकि सतत विकास को अगर देशी भाषा में आपको समझाना हो सिंपल एक लाइन में, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें अपने को संसाधनों को बचा के रखना है। यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके स्थान पे हमको कम से कम 10 पेड़ लगाने हैं कि भविष्य में हमारे जो अगली जनरेशन हो उन पेड़ों का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार के विकास को, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किए गए विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। और पूरे विश्व में इसी विकास की थीम पर काम हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार ... 30 जनवरी कब दिए गए हैं? 30 जनवरी 1991, 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1988, 30 जनवरी 1990 में। तो स्थापना जो हुई सेबी की वो वर्ष 1988 में हुई। स्थापना आपकी वर्ष 1988 में हुई और इसे जो पावर दी गई वैधानिक रूप से वो पावर दी गई किस वर्ष? 1992 में। जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार 1992 में प्रदान किए गए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है। चंडीगढ़,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो इन चारों में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है आपका पुदुचेरी में। ठीक, कितना है? 1037, मतलब 1037 महिलाएं हैं 1 प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर पूरे भारत में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का है, और उसका जो रेशियो है 1084, 1084। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? डॉट डॉट डॉट। उर्दू, बोडो, संथाली, कोंकणी। इन चारों में से आपको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा तो भाषा हिंदी बोली जाती है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे कौन है भैया? उर्दू है। कौन है? उर्दू है। उर्दू नंबर 2 पे है, और उत्तर प्रदेश ने इन दोनों भाषाओं को अपनी राजकीय भाषा भी बना रखा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक, सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक, तो जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसी तरह राज्य स्तर पर हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग होता है जो मानवाधिकारों के संबंध में काम करता है। तो उसका अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, उसकी एक जो एलिजिबिलिटी है वो बनाई गई है कि वो वही व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, और यही जो है व्यक्ति आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा बहुत तेजी से। मैं 30 प्रश्न आप लोगों को कराता हूं, आप लोग अपना रिवीजन करिए, बढ़िया से तैयार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल, विशेष जो है सुरक्षा गार्ड। ठीक, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ये आपका सीआरपीएफ है, ये आपका सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है, और ये है विशेष सुरक्षा बल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। इन चारों में से आपको ये बताना है कि आपका काराकोरम दर्रे से लेकर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश तक कौन हमारे सीमा की रक्षा करता है। तो इसका जो बल है हमारा वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये हमारा बल जो है पूरे ही अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपका काराकोरम तक जो है हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, और इसको हम लोगों ने बनाया था वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, खटाखट आंसर देते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पंचायत, केवल सांसद, केवल राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। ठीक, हम लोगों ने हमारे भारतीय संघ में दो शासक हैं, एक है आपका संघ है, दूसरा आपका राज्य है। तो इन दोनों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है 3 सूचियों के द्वारा है, 3 सूचियों के द्वारा है। ठीक, पहली सूची है आपकी संघ सूची जिस पर कानून बना सकता है केवल कौन? केंद्र। दूसरी सूची है आपकी राज्य सूची जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बना सकता है आपका कौन? राज्य। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तीसरी सूची है कौन सी? समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो विषय पूछा है वो आपका परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है। तो इस पर कानून कौन बना सकता है? संघ सूची में होगा कि राज्य सूची में, समवर्ती सूची में? तो ये आपका कौन है? संघ सूची में दिया गया विषय है, और इस पर संघ के लिए जो कानून बनाती है वो संस्था आपकी कौन सी है? संसद। तो केवल संसद इस पर जो है कानून बना सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष ... द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR, ठीक, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक,
तो इन चारों में से आपको ये पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक, कि ऐसा सूचकांक जो मानव के संपूर्ण विकास को इंडिकेट करे, वह जो आपका बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है मानव विकास रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यह हर साल पूरे विश्व में मानव के विकास के कई डाटा को एक कलेक्ट करता है और एक इंडेक्स बनाता है जो उस देश में मानव विकास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। बहुत आसान प्रश्न है। हम सभी लोगों को पता है कि बहादुरी का सबसे प्रमुख चक्र हमारा जो है वो कौन है? परमवीर चक्र, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 1947 ईस्वी से की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? नेट, BUI, NW लिंक, ATM, TCP, IP। ठीक, पहले तो प्रश्न समझ लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिए। इंटरनेट सूचना सेवा मतलब इंटरनेट सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल, मतलब इसके कम्युनिकेशन के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब ये जान लीजिएगा नियमों की व्यवस्था, ठीक है, किस नियम के द्वारा, किस एक नियमों की व्यवस्था के द्वारा कोई चीज़ अगर की जाती है तो उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। ठीक, तो अब प्रश्न आते हैं, शुद्ध रूप में हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट की सुविधा के लिए किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इन चारों में से। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी है TCP, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक, तो ये आवश्यक है इंटरनेट के प्रसारण के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, TCP/IP। IP एड्रेस आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वही चीज़ है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मानद सदस्य होते हैं? ठीक, मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने नियुक्त किए जाते हैं? 5, 7, 50, 22। तो जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो 5 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, और ये 7 सदस्य जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं? मानद सदस्य होते हैं। ठीक, तो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार की संरचना 5 और 7 की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानद सदस्यों की संख्या 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया क्वेश्चन, देखिएगा। भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954 में कहा गया है कि क्रॉस, तलवार और डंडा तथा राज्य का प्रतीक एक साथ ... के लिए नामित है। 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी पुलिसकर्मी, चमन श्रेणी में पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, जिला पुलिस अधीक्षक। तो पहले मैं आपको प्रश्न आपको समझा दूं कि देखिए क्रॉस, तलवार और डंडा तथा राज्य का चिन्ह एक साथ इनमें से कौन व्यक्ति लगा सकता है? और ये नियमावली बनाई गई है किसके द्वारा? भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954 में इस नियमावली का उल्लेख है। तो कौन सी वर्दी पे ये सूट करेगी ये चीज़ें, कौन सी वर्दी के लिए, ये आपके लिए ऑप्शन है। और वर्दी सिर्फ एक ही है और वो वर्दी आपकी है पुलिस महानिदेशक। आपके राज्य का, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी ही इन दोनों चीज़ों को एक साथ यूज कर सकता है। ठीक, इन्हीं को राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस महानिदेशक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े क्वेश्चन से मत भागा करिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से क्या सत्य है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी मौजूद हो। ठीक, प्राइवेट सेक्टर हो गया ये तो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां केवल सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मौजूद हो, पब्लिक सेक्टर ओनली, विकल्पों में से कोई नहीं। बहुत आसान है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक, निजी मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक मतलब पब्लिक,
ठीक है। सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को आप पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, सरकारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, दोनों की भागीदारी मौजूद हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 से 3 प्रश्न रह गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। बिल्कुल, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अभी मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, विली से रिलेटेड था। तो मैंने कहा था कि आपको बताया था कि जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, पचा हुआ भोजन पचता है, तो उसको विली के द्वारा सोख लिया जाता है, ब्लड में मिला दिया जाता है। ये ब्लड इस पचे हुए भोजन को लेकर के कोशिका तक जाता है। कोशिकाओं में भोजन पड़ा रहता है, तो इसी ब्लड के हीमोग्लोबिन के द्वारा आपके कोशिकाओं में लाई जाती है क्या? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन दहन का काम करती है, उस पचे हुए भोजन को अर्थात ग्लूकोज का विघटन करती है। और उस ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इसी ऊर्जा से ही हमारा शरीर जीवित रहता है। बहुत सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है आपकी बॉडी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट भी हैं और एक एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? ठीक, ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन आपको पता ही है, आवश्यक सबसे ज़्यादा आवश्यक आपका प्रोटीन है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, दालें, सेब, पत्तेदार सब्जियां, खाद्यान्न। ठीक, तो इन चारों में से आपका जो सटीक आंसर है वो सबसे सटीक है आपकी क्या? दालें। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। दालें, सोयाबीन, मछली, इन सब में हाई प्रोटीन सब्सटेंस पाए जाते हैं। आज की मिशन लर्न सीरीज का अंतिम प्रश्न, ठीक, खेलों से संबंधित। हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई, केरल, पंजाब, विदर्भ। विदर्भ मीन्स गुजरात की टीम। तो इस बार जो रणजी ट्रॉफी हुई ये क्रिकेट की आपकी भारत की सबसे प्रसिद्ध घरेलू, मतलब घर में आपके भारत की सबसे प्रसिद्ध घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता। और 2025 में इसको जीता है विदर्भ ने, और किसको हरा करके? केरल को। तो राइट आंसर है, तीसरी बार ये जीता है विदर्भ ने, केरल को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2025 जीती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मिशन लर्न सीरीज के 30 प्रश्न। कैसे लगे जरूर बताइएगा। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।